यदि सोचा है कुछ करने के लिए तो करके दिखाइए। जो आपसे कहते हैं कुछ नहीं कर पाओगे, जो आपसे कहते हैं कुछ नहीं बन पाओगे, उन्हें बन के दिखाइए। मित्रों नमो नमः, मैं जूली भारती मैडम क्लासेस चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों आज की क्लास में हम आपके लिए लेकर आए हैं इकारांत पुल्लिंग शब्द रूप, और वह भी कवि के शब्द रूप। तो मित्रों कवि शब्द से तो आप बहुत अच्छे से परिचित हैं। आप संस्कृत के विद्यार्थी हैं तो आपने बहुत सारे कवि महाकवियों के नाम सुने होंगे। तो मित्रों यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो संस्कृत पढ़ने के लिए भारती मैडम क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन दबाकर ऑल पर क्लिक करें, जिससे कि हमारे नए वीडियोस के नए क्लासेस के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें। तो चलिए मित्रों आज की क्लास प्रारंभ करते हैं। तो मित्रों देखिए यहाँ पर एक साइड में विभक्ति लिखी है, प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति, पंचमी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति, सप्तमी विभक्ति और संबोधन। तो विभक्तियाँ कितनी होती हैं? 7। और संबोधन क्या है? प्रथमा का ही रूप होता है संबोधन, इसीलिए विभक्ति 7 होती हैं, 8 नहीं होती हैं। ये आप अच्छे से याद रखिए। प्रथमा का ही रूप होता है संबोधन, इसमें संबोधन चिन्ह लग जाता है। देखिए हे लगा है ना, और संबोधन चिन्ह लगा है। बाकी यह प्रथमा ही होती है। कैसे बनते हैं, कैसे चलते हैं कवि के शब्द रूप? तो सबसे पहले हम आपको एक वचन बताएंगे सातों विभक्ति और संबोधन में, ठीक है। तो मित्रों एक वचन में बनेगा प्रथमा का कवि ही, और द्वितीय में बनेगा कविम, तृतीय होगा कविना, चतुर्थी होगा कवये, पंचमी बनेगा कवेः और षष्ठी बनेगा कवेः। मित्रों आप देख रहे हैं पंचमी और षष्ठी एक वचन एक समान है, एक जैसे ही होते हैं। अब सप्तमी का रूप बनेगा एक वचन में कवऊ, और संबोधन हे कवे, और संबोधन चिन्ह लग जाएगा। अब मित्रों उसके बाद द्विवचन देखिए। अब प्रथमा का द्विवचन बनेगा कवि, द्वितीय का द्विवचन बनेगा कवि, एक समान है दोनों। तो मित्रों तृतीय, चतुर्थी और पंचमी में द्विवचन बनेगा कवि का रूप कविभ्याम, 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 एक समान चलते हैं, एक समान बनते हैं ये तीनों, ठीक है। उसके बाद षष्ठी और सप्तमी एक समान होते हैं, कव्योः कव्योः, आप देख रहे हैं। उसके बाद संबोधन हे कवि, जो प्रथमा का द्विवचन है वैसे ही संबोधन का द्विवचन होगा, बस हे लग जाएगा और संबोधन चिन्ह लग जाएगा, तो हे कवि। अब मित्रों देखिए बहुवचन के रूप कैसे चलते हैं कवि के। तो प्रथमा का बहुवचन चलेगा कव्यः, द्वितीय का बहुवचन बनेगा कविन्, हलंत लगा है, आपको हलंत और विसर्ग याद करने हैं, ठीक है, नहीं तो गलत माना जाएगा। तृतीय का बहुवचन होगा कविभिः, और चतुर्थी का बहुवचन होगा कविभ्यः, और पंचमी का बहुवचन होगा कविभ्यः। चतुर्थी और पंचमी बहुवचन दोनों एक समान हैं, आप देख रहे हैं, तो ये दोनों एक समान रहते हैं। अब षष्ठी का बहुवचन बनेगा रूप कविनाम, सप्तमी का रूप बनेगा बहुवचन में कविषु। अब उसके बाद संबोधन तो प्रथमा का ही रूप होता है, हमने कहा, तो जैसा प्रथमा का बहुवचन है वैसे ही संबोधन का बहुवचन वैसे के वैसे ही यहाँ पर आ जाएगा, बस हे लग जाएगा और संबोधन चिन्ह लग जाएगा। तो क्या बना? हे कवयः। अब मित्रों आप इनको याद कैसे करेंगे? तो दो तरीके हैं याद करने के। या तो आप एक वचन के सभी रूपों को याद कर लीजिए प्रथमा से लेकर संबोधन तक, और उसके बाद द्विवचन याद कर लीजिए, और उसके बाद बहुवचन। नहीं तो आप इस तरह भी याद कर सकते हैं कि प्रथमा का एक वचन, उसके बाद द्विवचन और उसके बाद बहुवचन, इस तरह से। तो हम आपको एक बार इस तरह से भी पढ़कर बता देते हैं। प्रथमा का कविः कवि कवयः, द्वितीय कविम कवि कवीन्, तृतीय कविना कविभ्याम कविभिः, चतुर्थी कवये कविभ्याम कविभ्यः,
पंचमी कवेः कविभ्यां कविभ्यः। षष्ठी कवेः कव्योः कवीनां। सप्तमी कव्यौ कव्योः कवीषु। और संबोधन हे कवे, हे कवि, हे कव्याः। तो मित्रों, इकारांत पुल्लिंग कवि के शब्द रूप इस प्रकार चलते हैं। यदि एग्जाम में कवि के शब्द रूप ना आकर पति के शब्द रूप आ गए तो आप क्या करेंगे? तो मित्रों, कवि के समान ही पति के शब्द रूप भी बनेंगे। इकारांत पुल्लिंग जितने शब्द हैं उनके शब्द रूप इसी प्रकार बनते हैं, कवि के समान ही बनेंगे, कवि के समान ही चलेंगे। तो आप एक शब्द रूप इकारांत पुल्लिंग याद कर लीजिए, कवि का कर लीजिए चाहे पति का कर लीजिए, और उसी आधार पर आप सभी इकारांत पुल्लिंग शब्द रूप बना सकते हैं। एग्ज़ाम में आ जाए तो उसका आंसर दे सकते हैं। आप लिख सकते हैं कवि के शब्द रूप के आधार पर ही बाकी इकारांत पुल्लिंग सभी शब्द रूपों को। तो मित्रों, यदि आपने इससे पहले की संस्कृत व्याकरण की सभी क्लासेस नहीं देखी हैं तो ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके आप संस्कृत व्याकरण की, संस्कृत ग्रामर की सभी क्लासेस अवश्य देखें, वह आपके लिए बहुत यूज़फुल हैं। और मित्रों, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट के लिंक दिए हैं, उन लिंकों पर क्लिक करके भी आप सभी क्लासेस देख सकते हैं। संस्कृत के सिलेबस की सभी कवियों की रचनाओं की कथा कहानियों को, महाकाव्य को, उपन्यास को और खंड काव्य को आप हिंदी में सुन सकते हैं। वह आपके एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और जो कथा कहानियों में रुचि रखते हैं उनके लिए भी बहुत अच्छी कथा कहानियाँ हैं ये। तो मित्रों, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट के लिंक दिए हैं, उन लिंकों पर क्लिक करके आप सभी क्लासेस, सभी कथा कहानियों को सुन सकते हैं। तो मित्रों, आज की क्लास आपको पसंद आई है, आपके लिए यूज़फुल है तो एक लाइक और एक कमेंट अवश्य करें। साथ ही साथ संस्कृत पढ़ने के लिए भारती मैडम क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन दबाकर ऑल पर क्लिक करें, जिससे कि हमारे नए वीडियोस के, नए क्लासेस के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें। तो मित्रों, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए, सबको करके दिखाते रहिए और अपना अनुभव बढ़ाते रहिए। मित्रों, आज की क्लास में इतना ही। क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं इसी प्रकार की एक नई क्लास के साथ।